अपना एक इंट्रोडक्शन दिया था। इस वीडियो में आज हम एक टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक जो है पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। अच्छा, आपको पता ही है कि पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस वक्त तो चलो क्राइसिस में है ही है, लेकिन ग्लोबल पेंडेमिक जब आया था कोविड का, पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उससे पहले भी एक क्राइसिस में थी। डिमांड अच्छी खासी है, गाड़ियाँ इनसे इतनी बनती नहीं हैं, और हमने उसका जो अपनी तरफ से सलूशन ढूंढा कि जी गाड़ियाँ जापान से जो गाड़ियाँ सैलवेज हुई होती हैं, किसी वजह से इंश्योरेंस क्लेम की वजह से वो गाड़ियाँ थी, तो वो सैलवेज वाली गाड़ियों को हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करने की इजाज़त देते हैं। अच्छा, अब ग्लोबल जो पेंडेमिक इस वक्त जो गाड़ियों की सप्लाई चेन में जिस पे उसने जो थोड़ा बहुत जो डेंट मारा हुआ है, वो तो है ना कि जी चिप्स की वजह से। एक क्रिटिकल चिप है जो गाड़ी के इंजन के ब्रेन के लिए इस्तेमाल होता है, और वो अभी तक उसकी प्रोडक्शन जो है वो इतनी नहीं हुई। तो मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, लेकिन वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। हम सिर्फ पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमेशा से ही क्राइसिस में रही है, तो मैंने कहा कि चलो चेक करें कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है अबाउट ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन। तो जब मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्लानिंग की वेबसाइट पे मैंने ये सारा कुछ चेक किया, तो मुझे पता चला कि 2007 से एक पॉलिसी बनी थी, वो भी ऑन पेपर ही रही। फिर उसके बाद 2020 के टाइम पे एक और पॉलिसी आई जो वो भी ऑन पेपर ही है। उसमें काफ़ी बोल्ड टारगेट्स हैं। इसके अंदर सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट ने लेआउट किया, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है वो पॉलिसी। अब उसके अंदर जो चीज़ें उन्होंने लेआउट की हैं कि जी ये टारगेट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अचीव करनी है, सबसे बड़ा फ्लॉ जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि जी आप ठीक है, आप चाह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपने पाँव में खड़ी हो जाए, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि आपने जो टैक्सेशन रखी हुई है वो डिस्करेज करती है लोकल इंडस्ट्री को डेवलप करने में। प्लस जब अदर इश्यूज जो लोकल इंडस्ट्री अभी तक डेवलप नहीं हुई है, तो उस वो जो इंडस्ट्री जो डेवलप नहीं हुई, यही है कि जी आप लोगों के पार्ट्स की जो क्वालिटी है जो आप खुद बनाना चाहिए आपको, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है। अगर आप पार्ट्स किसी जापानीज़ मैन्युफैक्चरर के लिए बनाने के लिए कोशिश भी करते हैं, वो क्वालिटी वो वाली नहीं है कि जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर आपसे कहता है कि जी हाँ आपने इस लेवल की क्वालिटी के पार्ट्स बनाने हैं। अब उसकी तरफ हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि जो हमारे स्किल सेट है हमारे लोगों का, वो एक तो वो भी नहीं है। देन ऑन मतलब हमारा जो मेंटल जो हमारी स्टेट है हमारे वर्कर्स की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, वो यही है कि कोशिश नहीं करनी कि जो हर चीज़ जो जो रॉ मटेरियल है, जितना वो कोशिश करें कि वो सारा कुछ पाकिस्तान में ही वो उसको डेवलप करें, ताकि आपको अपना इंपोर्ट का बिल जो है वो कम से कम हो, और उसी तरह आप ख़ुद एक इंडिजिनस लेवल पे आने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्लानिंग की वेबसाइट पे मैंने जब ये रिसर्च शुरू की, तो आई केम अक्रॉस एक डॉक्यूमेंट जो उसका टाइटल है ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। अच्छा, इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, क्योंकि अगर हम बात कर ही रहे हैं ऑटोमोबाइल पॉलिसी के बारे में, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी कोई कम से कम गाड़ियों, एसयूवीज़ एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए कोई 6.5 लाख की गाड़ियों का टारगेट मुंतखब किया है फॉर अप टू 2026। एंड उसके अंदर ये कि 6.5 लाख गाड़ियाँ पर ईयर आपने बनानी हैं। उसी के अंदर अब 1 लाख ट्रैक्टर्स हैं, 20,000 हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, एंड और ये कोई 3 and 4 व्हीलर छोटे छोटे जो रिक्शे हो गए, और जो स्मॉल मोटर वाले जो ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट है, उसका कोई उन्होंने टारगेट सेट किया कि अबाउट 7 मिलियन, यानी कि 70 लाख। अच्छा, गवर्नमेंट में इसी पॉलिसी के अंदर उन्होंने कहा है कि जी
हम चाहते हैं कि जी मेड इन पाकिस्तान का लेबल हर चीज़ में लगे। अब मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हम वैसे तो हम कह देते हैं कि जी ये मेड इन पाकिस्तान है, लेकिन अगर आप एक कोई भी चीज़ पकड़ते हैं, गाड़ी ले लें इस वक्त, अब आपको पता चलेगा कि जी वो गाड़ी का मुश्किल से 20% जो है इन मोस्ट केसेस वो एक्चुअली पाकिस्तान ने बना हुआ होता है। इवन जो हम कहते हैं ना कि जी 65% एक गाड़ी का कंटेंट जो है वो लोकली सोर्स्ड है। अब उसका जो रॉ मटेरियल जो गाड़ी के लिए आता है बाहर से मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के लिए, वो रॉ मटेरियल भी जो है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और जो पाकिस्तान में इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है उसका सबसे बड़ी वजह भी ये है कि हम कहते हैं कि जी पार्ट्स की कमी है। वो पार्ट्स की कमी इस वजह से भी है कि वो बहुत सारे जो रॉ मटेरियल की कंपोनेंट्स हैं वो इंपोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो फिनिश पार्ट है वो बनाने में एक दिक्कत आती है। अच्छा, जो चीज़ गवर्नमेंट एक लिहाज से कर रही है लेकिन हमें इतने कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे नहीं कर रही, वो ये है कि जी अगर आप जितनी भी चीज़ों को आप पाकिस्तान में लोकली प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए उस कंपनी को वो कह रहे हैं कि जी हम टैक्स क्रेडिट देंगे इन हाउस प्रोडक्शन के लिए। अच्छा स्टेप है, लेकिन अमीन आपको चाहिए कि ये सारा कुछ जो है ये ज़रा थोड़ा और आप करें कि इंकरेज करें लोकल इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को कि जी वो जितना से ज़्यादा लोकली रॉ मटेरियल को ख़ुद बनाएं, उतना ही ज़्यादा आप को फॉरेन करेंसी को इस्तेमाल करके बाहर से इंपोर्ट करने की डिपेंडेंसी भी ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, और जो चीज़ें जिस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो करे, लोकल प्रोडक्शन पे लोगों को इनकरेज करे, वो है कि जो इक्विपमेंट आप इंपोर्ट करते हैं पार्ट्स को बनाने के लिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो की इक्विपमेंट है जो बाहर से उनको इंपोर्ट करनी चाहे लोगों को करनी पड़ेगी, उस पे ज़रा ड्यूटी फ्री करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल पार्टनर्स आपके जो है वो फिर उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लोकल प्रोडक्शन की तरफ आएँ। अगर ये भी करेंगे कि जी वो जो इक्विपमेंट जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अगर आप कोई ऐसा इंडस्ट्रियल पार्टनर ढूंढें कि वो उस इक्विपमेंट को भी आपको बनाने की कोशिश करें ताकि आपको और भी मैस स्केल लेवल पे आप सबके लिए की हेल्प कर सकें टू बिल्ड और मेक दीज पार्ट्स। अच्छा, एक और जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जी पहले तो पार्ट्स आप बनाएं, बहुत अच्छी बात है, आप पार्ट्स लोकल प्रोड्यूस करें। गवर्नमेंट ये भी कहती है कि जी एक्सपोर्ट भी करें। खैर उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो ये होगा ना कि पहले तो आप अपनी लोकल डिमांड को मीट करें। जब आप अपनी लोकल डिमांड को मीट कर सकते हैं तो जब उस वक्त ज़रा उसको मैनेज करें कि आप लोकल डिमांड को भी मीट करें और देन एक आप एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ भी जाएं जिसमें आप उसको मैस प्रोड्यूस करें पार्ट को और उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकें। अच्छा, अब आपको सबको पता है कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में है, जब आपको जैसे कि आपको कोई गाड़ी के लिए अपने पार्ट वार्ट की ज़रूरत पड़ती है, जब आप किसी वेंडर को कांटेक्ट करते हैं कि किसी भी पार्ट को ख़रीदने के लिए, तो वो आपको वेंडर आपको 2-3 ऑप्शंस देता है। कहता है कि जी ये अगर वो पार्ट पाकिस्तान में बनता है, ये पार्ट जो है ये पाकिस्तानी है, मेड इन पाकिस्तान, ये जापान से इंपोर्ट हुआ है। और तीसरा वो जो ऑप्शन आपको देता है वो कहता है कि जी हाँ ये भी है, ये ईरान से या अफ़गानिस्तान से आया हुआ है। अब आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि जब आप एक अनचेक्ड कंट्रोल आपका है ही नहीं कि जिसके अंदर कि आप स्मगलिंग अलाउ कर रहे हैं क्रॉस द बॉर्डर फ्राम दीज टू पर्टिकुलर बॉर्डर्स, वो आपकी लोकल इंडस्ट्री को भी हर्ट करता है बिकॉज वो टैक्सेस बिल्कुल देते नहीं है वो पार्ट को यहाँ तक लाने के लिए, और आपका अच्छा खासा रेवेन्यू जो है सोर्स है वो टैक्स के इदारे के लिए वो अच्छा खासा वो ख़त्म हो जाता है। तो गवर्नमेंट को लोकल प्रोडक्शन को अगर प्रमोट करना है तो उनको ये चाहिए कि सबसे पहले कि कंट्रोल्स प्लेस करे, ये स्मगलिंग को ख़त्म करें, और जो इंपोर्ट के पार्ट हैं
उन पे तो हैवी जो आपके अगर आप लोकल पार्ट्स प्रोड्यूस करें उनकी क्वालिटी इम्प्रूव करें, और जब वो पार्ट्स अच्छी खास ठीक ठाक क्वालिटी के बनने शुरू हो जाएं, जो इम्पोर्टेड पार्ट है उसके ऊपर अच्छी खासी ड्यूटी लगाई जाए ताकि इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाए। फिर उसके बाद आपने जो दूसरा काम जो करना है कि ये जो स्मगलिंग के जो एरियाज़ हैं, स्मगलिंग के एवेन्यूज़ हैं, इन सब को प्लग इन किया जाए ताकि यहाँ से स्मगलिंग ख़त्म हो। और जो लोग इस स्मगलिंग के चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, आप बातें तो बड़ी करते हैं कि जी हम लॉ इन्फोर्समेंट में करेंगे। आप लोगों की लॉ इन्फोर्समेंट इज़ किसी भी स्टैंडर्ड की नहीं है। आप लॉ इन्फोर्समेंट सही से लॉ अप्लाई करें और उन लोगों को अच्छी खासी सज़ाएँ दें, और ताकि आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें और बचा भी सकें। अच्छा, जो सबसे लास्ट पार्ट इस पॉलिसी का है वो है जी सेफ्टी लॉ। अब पाकिस्तान में हम मुझे हर कोई कहता है कि जी पाकिस्तान में गाड़ियाँ जो हैं वो तो किसी काम की नहीं बनती। आई मीन वो कोई सेफ्टी की स्टैंडर्ड नहीं है। अगेन ठीक है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सेफ्टी की साइड पे बहुत कम तवज्जो दी है, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने सेफ्टी के बारे में बात की भी है। तो आप अपनी गाड़ियों की जो बिल्ड क्वालिटी से ज़्यादा आप जब आप गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, दे आर सर्टन पार्ट्स ऑफ दी जो गाड़ी का फ्रेम बनता है, तो कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं कि जहाँ पे उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन डालनी पड़ती है फ्रेम के अंदर, ताकि अगर कोई कोलिजन हो तो जो जो फ्रेम एक तो बेंट ना हो, और देन जो इंजन जो है वो बहुत सीवियर कोलिजन की सूरत में इंजन जो है वो पैसेंजर कंपार्टमेंट के अंदर ना आए। अब ये इंटरनेशनली ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिहाज से दिस इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। और आई मीन पाकिस्तान is signatory to a UN convention in this as per this policy, जिसमें कोई 500 के करीब requirements है। पाकिस्तान is only pursuing at the moment 17 initial measures। तो it's a step by step process। इसमें हमें टाइम लगेगा, लेकिन हमें इस साइड पे सोचना भी चाहिए, अपनी लोकल इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और इस चीज़ पे हमें काम भी करना चाहिए। अच्छा, एक और जो चीज़ इस पॉलिसी का हिस्सा है जो मैंने थोड़ी देर पहले मैंने टच नहीं किया, वो है कि हम इस वक्त इतने हम एज ए यूज़र बेस्ड इकॉनमी हैं कि हम सिर्फ एक इंटरनल कंबस्टन इंजन, जो पेट्रोल बेस्ड या डीजल बेस्ड इंजन जो होते हैं, जो ये ऑयल बेस्ड ऑयल के बेसिस पे जो आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल डलता है, उसको रिफ़ाइन करके आप पेट्रोल बनाते हैं और डीजल बनाते हैं, और उसी के इंजन के अंदर आप पेट्रोल डालते हैं। हम उस टेक्नोलॉजी के सिर्फ यूज़र ही हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, अब दुनिया के अंदर एक जो बहुत बड़ा जो चेंज आना शुरू हो गया है वो है जी हाइब्रिड का गाड़ियों का। अगेन उसमें भी हम कोई दिमाग वाला नहीं लड़ा रहे, हम उसमें भी यूज़र बेस्ड ही हैं। आई मीन हम बस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने जोगे ही हैं, हम उसके बारे में और कुछ नहीं करते। अच्छा, गवर्नमेंट ने इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी भी ले आउट की है, और उसमें जो मैंने पहले एक कुछ टारगेट्स दिए थे कि जी वो 2-3 व्हीलर्स हो गए, उसके अंदर पैसेंजर कार्स, एसयूवीज़, लाइट कमर्शियल व्हीकल, हैवी कमर्शियल व्हीकल, एंड क्या कहते हैं हैवी इंडस्ट्रियल व्हीकल, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि जी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करना के लिए उन्होंने कुछ आई गेस आप कह लें कि जी रिक्वायरमेंट्स ले आउट की हैं। अच्छा, मसला उसमें जो मुझे नज़र आता है कि आपने सिर्फ ये किया कि जी हाँ, हमने अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को या ऑटोमोबाइल यूजेज को हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ लेके आना है। मैं अगर अपनी तरफ से मैं अगर सजेशन दूँ वो ये है कि आप इंटरनल कंबस्टन इंजन की तरफ की जो इंडस्ट्री है, आप उस पर चलो बेशक इतना ज़्यादा ध्यान ना भी दें। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर उसके अंदर 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। उसके अंदर एक आपकी जो ड्राइव शाफ्ट होती है, जो यानी कि एक किस्म की 1 स्पीड ट्रांसमिशन होती है जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ लगी हुई होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर वो
उसका वो दैट्स द हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल। उसके एक ब्रशलेस इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो फ्रंट व्हील्स को भी करता है, डिपेंडिंग ऑन द कन्फिगरेशन ऑफ द कार। गाड़ी की कन्फिगरेशन अगर ऑल व्हील ड्राइव है तो दो मोटर होंगे, एक आगे होगा एक पीछे होगा, कईयों में तो चार भी होते हैं। अब वो जो मोटर्स जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं उनको हम अपनी इंडस्ट्री को इस तरह से हम करें कि हम बजाय कि हम इंटरनल कंबस्टन इंजन का की तरफ हम जाएं, हम अपनी इंडस्ट्री को इतने इंसेंटिव्स क्रिएट करें कि वो जो ब्रशलेस इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी तरफ मैन्युफैक्चर की तरफ लेके आएँ, ताकि आप अपनी उससे पहले अपनी क्वालिटी भी इम्प्रूव करें एंड देन आप एक उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर आप एक जाइंट बने। उसके लिए ऑब्वियसली हमें मैन पावर को अच्छा खासा ट्रेन करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम अभी से सोचेंगे आप उतनी जल्दी ही अपनी इकॉनमी को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अच्छा, अम, आप दो तीन और चीज़ें जो मैं करना चाह रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सिस्टम के अंदर इस वक्त जो है, जो इट डजंट जस्ट अफेक्ट हमारी सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नहीं इफ़ेक्ट करता, वो हमारे जनरल हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करता है। और वो है हमारा टैक्सेशन सिस्टम। ये दुनिया का एक वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक कहता है जी मैं टैक्स पेयर हूँ, एक कहता है जी नॉन टैक्स फाइलर। ये दुनिया में और कहीं नहीं होता, हमारे मुल्क में ही होता है। आपको अगर अपने मुल्क की इकॉनमी को सही तरह सही मानों में डेवलप करना है ना, तो आप सिर्फ एक ही कैटेगरी रखें, टैक्स पेयर, सिर्फ टैक्स पेयर। जो नॉन टैक्स पेयर है ना, उसको आप बेसिकली ये चीज़ उन चीज़ों में आता है कि जो टैक्स एवेड कर रहे हैं। आप ये डबल स्टैंडर्ड ख़त्म करें, आप उसी तरह ही अपनी मुल्क की इकानमी को सेव कर सकते हैं, अब मुल्क को भी अच्छे सही रास्ते पे लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इन कंक्लूजन अगर मैं कहूँ तो अब मोस्ट पीपल विल से कि जी इंडिया में एक गाड़ी फॉर एग्जांपल, मैं ब्रांड नेम्स इंटेंशनली जानबूझ के मैं नहीं लेना चाहता, बिकॉज वो बड़ी बात है कि हर कोई फिर कहेगा कि जी आप तो उस ब्रांड के फ़ैन हैं। ये है, गाड़ी एक जैसी होती हैं भाईजान। सो इंडिया में एक गाड़ी अगर 25 लाख की है, पाकिस्तान में वही गाड़ी 75 लाख की है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि जी उधर जी टैक्सेशन नहीं है, और टैक्सेशन उधर भी बड़ी उतनी है। उन्होंने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको इस काबिल जो बनाया है कि वो उस गाड़ी का 65% जो कंटेंट है ना, ये 70% उस गाड़ी का जो कंटेंट है, जो पार्ट्स उस गाड़ी के लिए उनको दरकार होते हैं गाड़ी को असेंबल करने के लिए, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इस काबिल बनाया है कि वो वाकई में ही 70% वो पार्ट्स इंडिया में ही बनाते हैं। मीन्स कि जो पार्ट्स का सप्लायर है उसको जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ये सारा कुछ वो इंडिया के अंदर से ही वो सोर्स करता है। तो इसलिए आप ये सारा कुछ पाकिस्तान में भी उसी सूरत में ही कर सकते हैं कि जब आप पूरी जो बॉटम से लेके ऊपर तक की जो पूरी लेयर है मैन्युफैक्चरिंग की, वो सारी आप लोकलाइजेशन की तरफ लेके आएँ। उसके बाद फिर आप उस पॉइंट तक पहुंचेंगे। एक और पॉइंट कंट्रोवर्शियल है, वो है हमारे यहाँ एक फैमिली माफियाज़ हैं, फैमिली बेस्ड माफियाज़, जो मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ पे उन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। कुछ साल पहले मैं यही देख रहा था कि जी पाकिस्तान में सिर्फ एक टायर मैन्युफैक्चरर जनरल टायर के नाम से, बाकी पाकिस्तान में कोई भी टायर मैन्युफैक्चरर नहीं है। सर्विस एक लेवल पे है, लेकिन कोई कॉम्प्रीहेंसिव उनका कोई वो नहीं है। मोटरसाइकिल के टायरों पे ही उनका ज़्यादा होल्ड है, लेकिन पैसेंजर कार्स के टायर्स पे इतना ज़्यादा उनका है भी नहीं, और मैंने तो आज तक देखे भी नहीं है। ज़्यादातर मैंने ये इन्हीं के टायर देखे हैं जनरल टायर के, जो पाकिस्तानी गाड़ियों में लगे हुए आते हैं, और उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। यही वजह है कि जिसकी वजह से लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जो जापानीज़ टायर्स थाईलैंड में बनते हैं, या तो वो ख़रीद लें या यूरोपियन टायर्स बाहर से जब इंपोर्ट अलाउड थी तो बहुत से लोग कर लिया करते थे।
अच्छा, तो अब जो ये जो बहुत सारी फैमिलीज़ जो जिनका इम्पोर्ट बिज़नेस काफ़ी सॉलिड उन्होंने बनाया हुआ है, वो ये नहीं चाहते कि उनकी मोनोपोली को डिस्टर्ब किया जाए। तो वो ये चाहते नहीं हैं कि आप कोई इस जगह यहाँ पे कोई हो कि जो टायर्स बनाने के की तरफ आए। अगर आए तो उसको आई मीन पॉलिटिकल प्रेशर कोई चाल चोल में फंसा फंसू के उसको डिस्करेज किया जाता है। तो ये जो मेरे कुछ फाइनल पॉइंट्स थे। तो अगेन इन कंक्लूजन मेरा यही है कि हम फ्रॉम अ यूज़र बेस्ड इकोनॉमी टू अ डेवलपर इकोनॉमी हमें ट्रांजिशन करना चाहिए। इसी साइड पे हमें जाना चाहिए, इसी साइड पे हमें सोचना भी चाहिए। अब मुझे बहुत से लोग कहेंगे कि जी बाकी लोग भी इसी तरह ही स्टार्ट हुए थे। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। दुनिया में बड़े मुल्क जो थे वो एज ए यूज़र बेस्ड ही शुरू हुए थे टेक्नोलॉजी के, लेकिन उन्होंने शुरू में एज ए यूज़र बेस्ड शुरू किया। उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता 10 साल के अंदर आई मीन मैक्सिमम उन्होंने अपने आप को उस पॉइंट तक लेके आए कि वो जो चीज़ को पहले वो सिर्फ इस्तेमाल एज ए यूज़र कर रहे थे या कंज्यूमर थे उस टेक्नोलॉजी के, वो उस टेक्नोलॉजी को लोकली प्रोड्यूस भी करते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो यही मेरे इस पूरी प्रेजेंटेशन का मकसद था। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब इसके बाद और भी कोई टॉपिक्स मैं छेड़ूंगा तो देन आप लोगों से फीडबैक इस वीडियो के नीचे जो यूट्यूब में जो कमेंट्स वगैरह का सेक्शन है, प्लीज़ उस कमेंट्स में अपने कमेंट्स शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड शुक्रिया बहुत बहुत, एंड थैंक यू वेरी मच।